फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया एंड मेरा ये वीडियो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आपका उत्तर प्रदेश की है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स डाले हैं 22, उसमें से एक टॉपिक जो आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसमें से एक सब टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। PPE आपका इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 में गाइडलाइंस मेंशन्ड है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मेंशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन OSHA में भी है जो अमेरिकन लेजिस्लेशन है। सो PPE कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, क्या इसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन से इंडस्ट्री के लिए कौन से तरह का PPE सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा है, फायर सेफ्टी के लिए कौन सा है। सो ये सारे क्वेश्चंस जो PYQ हैं प्रीवियस ईयर्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं 17 से 24 तक, वहाँ से टॉपिक, क्वेश्चन तो नहीं लेकिन टॉपिक, एंड ऐसे ही और बहुत से NTPC वगैरह में सेफ्टी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस उठा के मर्ज करके आपको ये 20-30-40 क्वेश्चन जो एंड में ऐड किए हैं इस डॉक्यूमेंट के साथ, प्लस ये सारा डॉक्यूमेंट अभी PPE हम कवर करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का। एंड फ्रेंड्स मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आपको नोट्स बनाने नहीं है, आपको हाथ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यही लेक्चर अगर मैं आपको करवाना क्लास में स्टार्ट करूँ और बोलूँ लिखो तो इसको 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल गया, आपको क्वेश्चन मिल गया, आपने याद करना है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में भी तुम्हें क्वेश्चंस को लिखना, सॉल्यूशन करना नहीं है, क्वेश्चंस का आंसर लगाना है, टिक लगाना है, MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज को आपको वहाँ पे ट्रांसफर करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है सॉल्यूशन में। सो बेसिकली टाइम सेव करो और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि प्रिलिमिनरी के जो 150 क्वेश्चन है उसके लिए डेली 2 घंटा उसे नहीं देना है, क्योंकि मेंस की भी तैयारी करनी है। आपका पर्पस प्रिलिमिनरी निकालना नहीं है, असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, इसलिए प्रिलिमिनरी को ओनली 2 घंटे दो। और ये योरपीडिया के जो वेरी रेलिवेंट कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट, कंसाइज, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट कंटेंट है, इससे आप ये चीज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे इनिशियल 1-2 पेजेस जो होते हैं जिसमें इस एग्जाम के बारे में बताया जाता है, वो आप देख सकते हैं, आपको जब डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आप उसको गो थ्रू करें। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो आपका 22 में से 6 नंबर पे टॉपिक है। अब इसमें भी हम अगर इसका सिलेबस देखें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन मैं आज आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी और सेफ्टी स्टैंडर्ड जो PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें से टॉपिक्स में से आपको करवा रहा हूँ। और अगर आप सिलेबस देखेंगे जो योरपीडिया ने आपको दिया है डिटेल सिलेबस, उसमें सबसे पहले रिस्क असेसमेंट और हजार्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह है, इसको कैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं। फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड, नेशनल इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स की बात करेंगे। एर्गोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड है। सेफ्टी कल्चर एंड ट्रेनिंग क्या होता है, किस तरह की हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फायर सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें उसके बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। और ये सारे हम 8 टॉपिक, सब टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, 22 टॉपिक, और हर 22 टॉपिक में से 20-25 और सब टॉपिक, तो 450 सब टॉपिक्स योरपीडिया कवर करेगा। और आज में उसमें से एक सब टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और हर सब टॉपिक को हमें आधे घंटे से 45 मिनट लगते हैं, जिसमें हम आपको 15-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन भी देते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्या, डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जिसको पहना जाता है, वॉर्न का मतलब होता है पहना जाता है, सो दैट एक्सपोजर टू हजार्ड, हजार्ड मतलब जहां पे खतरा है, हजार्ड का मतलब होता है खतरा है। एक्सीडेंट, जब खतरा आपका एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। रिस्क जो होता है, रिस्क बेसिकली आपका खतरा, हजार्ड आपका एक्सीडेंट होने का खतरा, उसको हजार्ड बोलते हैं। इसका सारा डिटेल आपका लेक्चर नंबर 1 में, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, फायर सेफ्टी, आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी और सेफ्टी स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सारा डिफाइन किया था, हजार्ड क्या होता है, इंजरी क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, सारा टर्मिनोलॉजी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कोई आपको इंजरी ना हो, वहाँ पे कोई आप इलनेस ना हो, इसके लिए हमें बेसिकली जो एक्सपोजर है ऐसी सिचुएशन का वो मिनिमाइज करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने वेल्डिंग किया होगा वर्कशॉप के अंदर, तो वेल्डिंग जब आप करते हो तो आप अपनी आंखों के सामने एक शील्ड लगाते हो, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है।
आप हाथों में ग्लव्स पहनते हो वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, क्योंकि जब आप वेल्डिंग करोगे तो वहां पे जो आर्क है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। वो आर्क का हाई टेम्परेचर आपकी आंखों को हार्म कर सकता है, इलनेस हो सकती है, आंखें सूज सकती हैं। तो उसको उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सपोजर कम हो, उस हार्मफुल सिचुएशन का एक्सपोजर कम हो, इसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। और सिचुएशन जहां पे आप काम करते हैं वहां केमिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, रेडियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। आपने कई जगह अस्पताल में देखा होगा एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन जहां पड़ी होती है, वहां बोला जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, वुमेन हैं, तो आप इस जगह पे ना एंटर करें क्योंकि रेज आपको हार्म कर सकती हैं। उसी तरीके से फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नंगी वायर कहीं पड़ी है तो कैसे काम करना है ये आपको सारा बताया जाता है। और इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में अलग अलग कैटेगरी आते हैं। हाथ के लिए ग्लव्स आते हैं, सेफ्टी ग्लासेस आते हैं जो मैंने वेल्डिंग में आपको एग्जांपल दिया, शूज आते हैं, ईयर प्लग आते हैं, हार्ड हैट आता है, टोपी आती है लेकिन स्टाइल वाली टोपी नहीं आती जो तुम डालते हो, उस टोपी की बात नहीं कर रहा है, हार्ड टोपी होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादातर यूज होती है। रेस्पिरेटर आपके यूज होते हैं, वेस्ट यूज होते हैं, फुल बॉडी सूट भी यूज होता है। डिपेंडिंग अपॉन के कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो, अलग अलग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज होते हैं। एक चीज का ख्याल रखना, सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है आंखों को होती है। आंख सबसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए आप सेफ्टी ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले बात, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं प्रॉपर्ली डिजाइंड होने चाहिए। जैसे मैंने हैट की बात की, या सेफ्टी हेलमेट होता है, आप गाड़ी चलाते टाइम हेलमेट यूज़ करते हैं। अगर आप सब स्टैंडर्ड हेलमेट यूज़ करेंगे तो जब एक्सीडेंट होगा तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो आप उसको पहन नहीं पाओगे। तो मटेरियल जो उसमें यूज़ होता है, डिज़ाइन जो उसका होता है, कैसे आपने कंस्ट्रक्ट किया, वो सेफ्टी के लिए होना चाहिए। उसकी भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके भी रेफरेंस हैं, उसी के हिसाब से आपको इसको करना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से आपको क्लीन और मेंटेन करना है, अदरवाइज ऑपरेशन रिलायबल नहीं होगा। जो आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके होते हैं, उनकी मेंटेनेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और अगर इक्विपमेंट कोई बहुत स्पेशलाइज्ड हो तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर जो आपके मेंशन हैं चीज़ें, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको फिट हो जाए। अब आपका साइज, जैसे शर्ट का साइज अलग है, किसी और की शर्ट का साइज अलग होगा, वैसे ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे सूट डाल लिया, शूज डाल लिए, वो एक्चुअली आपके प्रॉपरली फिट होने चाहिए, अदरवाइज उनका बेनिफिट नहीं होता, आप उनको सेफली यूज नहीं कर सकते। बेसिकली सेफली कवर होना और डेंजरसली एक्सपोज होना, उसके बीच में डिफरेंस है। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके अच्छे तरीके से फिट ना हो तो जो आपका एक्सपोजर को मिनिमाइज करना चाहते हो वो एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। मान के चलो कि आपने कोई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग कोई चीज पहनी हुई है, शूज पहने हुए हैं, एक में तो लकड़ी के शूज हैं, दूसरे में मेटालिक शूज हैं, तो एक्सपोजर तो हो ही जाएगा, करंट तो आपको लग ही जाएगा। तो आपने अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है तो फिट भी ढंग से होने चाहिए तुम्हारे लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिकली जो भी आपका जो एम्प्लॉयर है उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो आपको प्रोवाइड करेगा और उसका प्रॉपरली ट्रेनिंग आपको देगा और देखेगा कि प्रॉपरली यूज हो रहा है। और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की अलग अलग रोल बताए गए हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी पे रखता है उसका काम है। आप अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को ट्रेनिंग दिलवाना वो भी उसी का रोल है। देखना कि आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उसको यूज करें, आप उसको मेंटेन करें, ढंग से उसको करें और जो ट्रेनिंग दी गया उसको फॉलो करें। तो मेंटेनेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की, दोनों की? आंसर है दोनों की है। प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की। प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की है। ट्रेनिंग दिलवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन से टाइप का यूज करना है, कौन से मटेरियल का यूज करना है, कौन सी कंपनी का यूज करना है, क्या इसकी लिमिटेशन है, मेंटेनेंस, प्रॉपर इसकी लाइफ क्या है और किस तरीके से इसको सारा करना है, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक पीपीई प्रोग्राम चलता है। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहीं पे आपको प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलता है जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोग्राम उसको बोलते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपने उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है और कैसे आपको उसको ट्रेनिंग देनी है। नॉट ओनली ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयर का काम क्या है, एम्प्लॉयर का काम है आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोवाइड करना, भाई आपको देना।
अच्छी क्वालिटी का हो, सब कुछ ठीक हो। नंबर 2, उसको बेसिकली एम्प्लॉय को ट्रेन करना, फिर मॉनिटर करना कि आप उसको ढंग से यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो। मेंटेन करना भी एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। ये एम्प्लॉयर जो आपको जॉब पे रखेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ये चीज का ख्याल रखेगा। और एम्प्लॉय का क्या ख्याल करना है? एम्प्लॉय क्या करेगा? उसको यूज करेगा, उसको मेंटेन करेगा। मेंटेन वो भी करता है, ढंग से यूज करेगा, मेंटेन करेगा और देखेगा कि ये प्रॉपरली रिलायबली यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयर को इंटीमेट करे। 7 तरह की कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सिर की प्रोटेक्शन के लिए, आईज की प्रोटेक्शन के लिए, सुनने के लिए, आपकी हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए जहां बहुत नॉइज होता है, कितने डेसिबल नॉइज पॉल्यूशन कितना डेसिबल का होता है ये डिस्कस करेंगे बाद में। तो जो आपका कुछ टॉपिक्स हैं उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। हाथ की प्रोटेक्शन के लिए, सांस लेने के लिए आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, आपके फुट और लेग की प्रोटेक्शन और ओवरऑल बॉडी की प्रोटेक्शन। ये देखो, ये जो इमेज मैंने आपको दिखा रखी है फ्रेंड्स, इसमें ये सारे के सारे हैं। तो इस इमेज में आपको 7 तरह के कैटेगरीज दिखेंगे। आइज के लिए, हेड के लिए, रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन, हियरिंग, हैंड प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन और फुट प्रोटेक्शन। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितने भी आप पीपीई यूज करें ये प्रॉपर क्वालिटी के बने हों और अच्छे तरीके से आपको इनको यूज करना आता हो और प्रॉपर तरीके से तुम इस सब चीज को कर सको। तो ये 7 कैटेगरीज के नॉर्मली आते हैं। हेड प्रोटेक्शन में हार्ड, इसमें टर्म आप बार बार यूज कर रहे हो, हैट नहीं यूज कर रहे हो, आप हार्ड हैट यूज कर रहे हो। ये मटेरियल साइंस में मैं आपको बताऊंगा कौन से मटेरियल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इवन आजकल आप इसको बहुत हैवी नहीं हो सकता, ये बहुत हैवी नहीं हो सकता और ऐसा हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा ना गर्म हो जाए, हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो मेटेलिक हैट नहीं, मेटेलिक नहीं बनते हैं। जब पूछो अपने आप से मोटरसाइकिल चलाते हो तो हेलमेट कौन से मटेरियल का बना होता है? फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक वगैरह इसमें यूज कर लेते हैं आप। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर इंडिया में और माइनर, माइनिंग के टाइम पे और कंस्ट्रक्शन वर्कर हार्ड हैट यूज करते हैं जो फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं। सेफ्टी ग्लासेस होती हैं वेल्डिंग के टाइम पे, फेस शील्ड आप यूज करते हो और वहां पे ये आईज प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस यूज करते हो। हियरिंग, एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर जो लोग होते हैं, आप सोचो एयरपोर्ट में कितनी आवाज आती है जब जहाज लैंड करता है, लिफ्ट करता है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। ग्लव्स जो हैं आपके वो हर टाइप का मैनुअल लेबर जब आप करोगे तो ग्लव्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रेस्पिरेटरी में जो माइनिंग है उसमें रेस्पिरेटरी मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे डस्ट हो सकता है और वो लंग्स को आपके हैम्पर कर सकता है। फुट और लेग में आपके रेनफोर्स्ड बूट होते हैं बेसिकली, जो बहुत हैवी भी नहीं होने चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उनकी टफनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए वो। और मैनुअल लेबर में फुट आपके दोनों, आपके हैंड प्रोटेक्शन और फुट प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बॉडी प्रोटेक्शन, जहाँ पे आप बेसिकली कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे मोल्टन मेटल है जहाँ पे, वहाँ पे आप आयरन वर्क, स्टील इंडस्ट्री में बॉडी प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। तो हजार्ड प्रोटेक्शन जो है वो अलग अलग हजार्डस सिचुएशन हो सकती है, खतरनाक सिचुएशन। हजार्ड जहाँ खतरा है, जहाँ पे आपका डेंजर है, तो हजार्डस सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती हैं? हजार्डस सिचुएशन बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, केमिकल हजार्ड होता है, रेडियोलॉजी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह का हजार्डस सिचुएशन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अलग टाइप का हजार्ड है, माइनिंग में अलग है, केमिकल में अलग है, फार्मा में अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को डिजाइन करते हो। तो ये कुछ हजार्डस इंडस्ट्रीज, हजार्डस सिचुएशंस होती हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो ये कैटेगरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप कौन सा यूज करोगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री कौन सी है। नंबर 2, आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 7 कैटेगरी के जो हैं वो इस पे भी डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का अपने यूज करना है, कि इंडस्ट्री जहां पे आप जा रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जब आपने डिजाइन करना है, कोई भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे आपने हैट डिजाइन करना है या आपने गॉगल डिजाइन करनी है, तो उसमें सबसे पहले तो डिजाइन फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका डिजाइन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके मटेरियल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी जो यूज डिजायरेबिलिटी है कि आप किस तरीके से यूज करते हो, किस तरीके से आपको चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बेस पे ये आपके 10 कैरेक्टरिस्टिक है कि बेसिकली आपका डिजाइन जो है वो इस चीज को ख्याल रखता है।
ओके, अब देखो इसको ध्यान से कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसमें डिजाइन फीचर ऐसा हो कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करे और एलिमेंट्स कम से कम हो, यूज करना उसको सबसे सिंपल हो, बेसिकली रेंज ऑफ विजन वो प्रोवाइड करे, आपको दिखे, साफ दिखे, और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को हैम्पर ना करे। मतलब मान के चलो कि अगर आपने कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ है तो आप बाकी काम ढंग से कर पा रहे हैं। जब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं, शूज़ डिज़ाइन करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, शूज़ डिज़ाइन किए और वो आपके इंसुलेटेड शूज़ हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इंसुलेटेड शूज़ हैं। लेकिन सपोज अगर बहुत भारी शूज़ आपने डिज़ाइन कर दिए तो आप तो दौड़ ही नहीं पाओगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां आपको दौड़ना पड़ जाए तो आप दौड़ नहीं पाओगे। नंबर 2, कहीं स्लिपरी है अगर, तो आपके शूज़ उस मटेरियल के नहीं बने होने चाहिए कि स्लिपरी है तो आप गिर जाओ। जैसे अगर सपोज वुडन शूज़ मैं बना दूं जहां स्लिपरी होगी, रबड़ तो आपको वहां पे ग्रिप दे देगा, वुड आपको ग्रिप नहीं देगा। तो ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए आपके फ्लोर और आपके फुट के बीच में, शूज के बीच में, साथ में हैवी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जब आप डिजाइन करें तो आप में ये चीजें उसकी होनी चाहिए। डिजाइन फीचर्स हैं, इनको एक बार आपने गो थ्रू करना है और ये डिजाइन फीचर हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जब आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिजाइन करना है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, राइट। मेंटेनेंस कैसे करनी है। जब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है, जो ड्राई एंड क्लीन प्लेस हो, और इनको अच्छी शेप में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये ढंग से मेंटेन नहीं होगा और जब आप इसको रिक्वायरमेंट इसकी यूज करने की होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। रिप्लेसमेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का आपके पास होना चाहिए और जो मैन्युफैक्चरर है पीपीई का उसने आपको बताया हो कि रिप्लेसमेंट शेड्यूल कब है, कितने टाइम के बाद इसको रिप्लेस कर देना है। जैसे कई बार मैन्युफैक्चरर बताते हैं कि ये चीज़ आपकी 3 महीने के बाद आप इसको रिप्लेस कर देना, अब ये वॉर्न आउट हो गया है, अब ये यूज़ का नहीं है। मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कैसे मेंटेनेंस चलेगी बोला क्लियरली, बेसिकली यहाँ पे आपका मेंशन किया हो। मैंने आपको पहले बताया एम्प्लॉयर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और एम्प्लॉय भी रिस्पॉन्सिबल है। कुछ मेंटेनेंस तो वर्कर खुद करने चाहिए, उनको अपने आप इसकी मेंटेनेंस करनी है। जैसे अगर आपको शू दे दिया, ग्लव्स दे दिया इसने एम्प्लॉयर ने अगर आपको शू दे दिए तो उनका रख रखाव, उनको प्रॉपर तरीके से साफ रखना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वर्कर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट है तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयर उसको मैन्युफैक्चरर से भी बोल सकता है कि उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो अगर साफ ना रखे जाएं, जैसे क्लॉथिंग है, अगर साफ ना रखे जाएं तो वो प्रॉपरली यूज नहीं होते, इसलिए उनको प्रॉपरली साफ रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड जो वर्कर हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से उनका केयर करें। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स रेगुलरली चेक करना कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज जो कर रहे हैं आप वो ठीक है कि नहीं। सेफ्टी साइन भी होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अब जो है खराब हो गया है, अब इसको रिमूव करना है आपको। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग और देखते रहना कि वो ठीक शेप में है या नहीं, खराब तो नहीं हो गया है, ये एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एम्प्लॉय इसको बड़े ध्यान से अगर ऑब्जर्व करता रहेगा देन इट इज गोइंग टू वर्क। लॉ क्या बोलता है इस केस में, तो मैंने आपको बताया कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन OSHA ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपका जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो यूज करने से पहले प्रॉपरली उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर यूज करने काबिल है कि नहीं। हेलमेट आपने डाल तो लिया, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो हेलमेट आपका बना हुआ है वो ISI मार्क हो, और हेलमेट जो है वो पर्टिकुलर एक उसकी एक लाइफ है। जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें वैलिडिटी पीरियड होता है, तो बहुत पुरानी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जिसका वैलिडिटी खत्म हो गया तो यू शुड नॉट यूज़ दैट। प्रॉपरली असेस कर लें, प्रॉपरली मेंटेन रखें उसको और अच्छी जगह पे स्टोर करें उसको, जो सेफ ड्राई एंड क्लीन प्लेस हो, उसको साफ करें, गंदा ना हो। और हाउ टू यूज़ इट सेफ्टी उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, मैन्युफैक्चरर ने दी होती हैं, उनको जरूर पढ़ लें। कोई भी चीज़ को यूज़ करने से पहले अगर आपको कुछ प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने हैं तो आप उनको जरूर फॉलो करें। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है किसी भी चीज़ के यूज़ का वो आपको मैन्युफैक्चरर देता है, आपको उसको पढ़ना है। और
वर्कर को ट्रेनिंग ऑब्वियसली दी जाती है और वो ट्रेनिंग के हिसाब से उनको यूज़ करें, और वो ट्रेनिंग रिपीटेडली होनी चाहिए, कुछ कुछ टाइम के बाद होनी चाहिए, और उसके सारे के सारा डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। सो सारी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग इसकी प्रोवाइड की जानी चाहिए। हायरार्की ऑफ कंट्रोल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल में लास्ट में आता है। हजार्ड पहले तो हो ही ना। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है कि कोई दुर्घटना ना घटे, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां दुर्घटना ना घटे, सेफ रहे, इसके लिए एक हायरार्की है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हजार्ड हो ही ना, एलिमिनेशन। यार करंट तो नहीं लग जाएगा तो वायर ही हटा दो, एलिमिनेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हजार्ड को एलिमिनेट कर दो, वहां पे हजार्ड हो ही ना। कई बार ऐसा होता है आप उसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। जैसे पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल थोड़ी हटा सकते हो, पेट्रोल पंप पे आग ना लगे, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, पेट्रोल ही हटा दो वहां से, वो तो बेस्ट है, एलिमिनेट कर दो। लेकिन क्या पेट्रोल वहां से हटा सकते हो, तो बेचोगे कैसे? तो पेट्रोल को आपने हटाना वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कुछ और चीजें हैं, सब्स्टिट्यूशन, कि क्या मैं ये चीजें बहुत ही डेंजरस है, इसका सब्स्टिट्यूशन कुछ यूज कर सकता हूं, कि लेट से यहां पे यार इलेक्ट्रिक वायर है, नंगी वायर यहां ना हो, तो नंगी वायर का सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, तो आप उसको बेसिकली कोटिंग में या उसको अंदर कर दो, दीवार के अंदर उसको लगा दो, वायर कम दिखे बाहर, तो बेसिकली उसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल मींस के लोगों को बताया जाए कि यहां डेंजर सिचुएशन है, वहां फेंसिंग कर दी जाए, बाड़ लगा दी जाए, सो दैट आप वहां जा ना सको, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये है कि ऊपर से मैनेजमेंट से डिसीजन आया कि आपने ऐसे ऐसे काम नहीं करना, ऐसे करना। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो आपको ऑर्डर देता है कि कैसे आपने बिहेव करना और कैसे आपने डिसीजन लेने हैं। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लास्ट में है। तो एलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है, हजार्ड रहे ना, हजार्ड उतना रहे, सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी जगह और मैं क्या कर सकता हूं। जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो सामान है सिर पे ना गिर जाए, ऊपर पड़ा हुआ है सामान अलमारी के ऊपर, बहुत हैवी चीज है और मेरे सिर पे ना गिर जाए, तो क्या कर दो कि उसको वहां से हटा दो। ये तो है आप एलिमिनेट कर दिए कि इसको उठा के वहां ले जाओ। सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है कि आपको सामान इतनी हाइट पे ना रख के कम हाइट पे रख दो, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने कि नहीं वहां ना रखो, क्योंकि गिरेगा भी तो उतना ज्यादा लगेगी नहीं। फिर आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल कर दिया कि आपने उस जगह पे जहां पे ये चीज रखी है वहां इनएक्सेसिबल कर दो। इंजीनियरिंग कंट्रोल ये है कि सामान अगर नीचे गिरेगा भी तो आपके ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि आप वहां जा ही नहीं पाओगे, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, आप उस रूम में नहीं जाओगे, मैंने आपको डिसीजन आपको मैंने अपना जो है डायरेक्शन दे दी कि आप उस रूम में नहीं जाओगे, ये डायरेक्शन है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ऑर्डर होता है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो बेसिकली जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है तो आपने ऑर्डर दे दिया लोगों को कि ये करना है, ये नहीं करना। इंजीनियरिंग कंट्रोल में आपने टेक्नोलॉजी यूज कर दी कि ये कर ही नहीं सकता, मैंने टेक्नोलॉजी ऐसी लगा दी, ये नहीं कर सकता अब। और सब्स्टिट्यूशन मींस इसका और क्या अल्टरनेट हो सकता है। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लास्ट में कुछ नहीं है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हो। फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है फ्रेंड्स, वो इसके लिए एक मेन लॉ है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करता है। इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, एक सब टॉपिक आपका ये भी है। पर्सनल जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ये फैक्ट्रीज में सेफ्टी से रिलेटेड है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बात करता है। ये बताता है कि इंप्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पीपीई प्रोवाइड करने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बेसिकली उसको ट्रेनिंग देना और अच्छे तरीके से उनसे यूज करवाना, ये सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉयर की है। कितनी तरह के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, तो एक लिस्ट है उसकी मेंटेन की हुई है। और सेफ्टी इक्विपमेंट के पर्टिकुलर हजार्डस सिचुएशन मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उसमें कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना है उसका मेंशन किया हुआ। मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग ये भी बताता है कि मेंटेनेंस और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयर बेसिकली रेगुलरली जो है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसको क्लीन करवाएंगे, और ऑल्सो एम्प्लॉय की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की भी है और एम्प्लॉय की भी है। ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर दिलवाएगा एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेगा, दैट इज अ पॉइंट। साथ में कुछ जनरल सेफ्टी प्रोविजंस भी मेंशन्ड हैं इसमें, और जो मशीनरी होती है उसको प्रॉपर तरीके से सेफ गार्ड करना है आपने। ऐसी कोई भी मशीनरी जिसमें मूविंग पार्ट हो, आपने उसको फेंसिंग के अंदर रखना है, फेंसिंग के अंदर रखना है। वो सारे के सारा फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन्ड है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं वहीं पे इसको आपको पढ़ाऊंगा। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए सो दैट आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना आए, और कुछ वेलफेयर मेजर्स भी आपने रखने हैं सो दैट वर्कर्स को सेफ्टी रहे। फैक्ट्री एक्ट जो है वो वर्कर सेफ्टी से रिलेटेड एक मेन एक्ट है इंडिया के अंदर,
जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भी बात करता है और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हैं उसकी बात भी करता है। तो ये है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा उसके लिए लॉ है, तो ये लॉ है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको 20-30 क्वेश्चन भी यहाँ पे देखे दिए हैं, उनको आप रिवाइज कर लोगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है, एलिमिनेटिंग हजार्ड तो बेस्ट है, लेकिन वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का काम नहीं है। एलिमिनेटिंग हजार्ड जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का काम नहीं है, वो बेसिकली जो मैनेजमेंट है उसका काम है। मैनेजमेंट उस चीज़ को देखेगी, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो सेफ्टी प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, पर हजार्ड को एलिमिनेट नहीं करता, वो हजार्ड को रिड्यूस करता है, एक्सपोजर टू हजार्ड और मिटिगेट द इफेक्ट। एक्सपोजर को हजार्ड तो है वहां पे, पर उसका एक्सपोजर तेरे को नहीं होगा क्योंकि तूने एनके लगा रखी है। कौन सा ऐसा पीपीई है जो सिर को बचाता है, हार्ड हैट होना चाहिए उसके लिए। और ये कहां पे यूज होता है तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाने के लिए, जहां डस्ट है, फ्यूम्स है, वेपर है, रेस्पिरेटरी यूज होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की मेंटेनेंस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है इसमें, रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, स्टोर प्रॉपरली, क्लीन स्पेस, ड्राई स्पेस में स्टोर होना चाहिए, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सफाई जो करेगा, क्लीनलीनेस जो करेगा एम्प्लॉय करेगा, और डैमेज्ड को रिपेयर करो और रीयूज करो। ये इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है, खराब हो गया चलो कोई बात नहीं यार यूज करते हैं अभी, तो सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं करना। हार्ड हैट, अगर कहीं से कोई चीज गिर सके, डेब्रिस गिर सके, माइनिंग में ये जो जेवीसी में लोग काम करते हैं, ये जो पहाड़ काटते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेफ्टी शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्लिप रेजिस्टेंट शूज होने चाहिए। अब देखो, इलेक्ट्रिक इंसुलेटेड शूज और स्लिप रेजिस्टेंस शूज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, इसमें आपको एंटी स्लिपरी होने चाहिए। रेस्पिरेटरी और डस्ट मास्क, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं फ्रेंड्स, वहां पे डस्ट और डेब्रिस बहुत क्रिएट होता है, तो रेस्पिरेटर वहां पे भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। स्कैफोल्डिंग आपको होता है ना, जो लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, छत के ऊपर सीढ़ी लगाई होती है, आपने देखा होगा बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए 5th फ्लोर 10th फ्लोर की पूरी बिल्डिंग पे मेंटेनेंस चल रही है, स्कैफोल्डिंग होती है वहां पे। सेफ्टी हार्नेस, तो सेफ्टी हार्नेसेस यूज होते हैं उसके लिए। इन सबको डिस्कस किया जाएगा अलग अलग उसमें भी, जब मैं आपको एक और टॉपिक कराऊंगा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। पीपी इज ओनली रिक्वायर्ड, देखो एक और मैं आपको बताता हूं, कभी भी कोई स्टेटमेंट ऐसी हो ना जिसमें रेडिकल टर्म यूज हो, इज ओनली एक रेडिकल टर्म है, श्योरली, ओनली, ऑलवेज, ये रेडिकल वर्ड्स होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में अगर रेडिकल वर्ड यूज हो रहे हैं तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो, वो गलत स्टेटमेंट होती है। तो पीपी इज ओनली रिक्वायर्ड बाय वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, ये गलत है। पीपी तो और भी यूज करते हैं लोग। कौन सा ऐसा एक्ट है जो पीपी से डील करता है इंडिया में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन रिस्पॉन्सिबल है इंप्लॉइज को पीपीई प्रोवाइड करने के लिए। देखो, इस लॉ में मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मेंशन्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेसिफिक हजार्ड देखना पड़ता है, सिचुएशन देखनी पड़ती है, कंफर्ट और फिट देखना पड़ता है, कंपैटिबिलिटी विद अदर सेफ्टी इक्विपमेंट देखनी पड़ती है। कॉस्ट नहीं देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कॉस्ट ही देखते हैं। कॉस्ट को नहीं देखना है, कॉस्ट कितनी भी ज़्यादा हो सेफ्टी से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कॉस्ट को नहीं देखना होता है, आपको उसकी सूटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी देखनी होती है।
अगर कोई ना कंप्लाई करे, कोई एम्प्लॉयर ना सुने तो क्या होता है? देखो, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 वर्क प्लेस को बंद भी किया जा सकता है, फाइन भी होता है, इम्प्रिजनमेंट भी होती है। एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पीपीई को यूज करे, रिपोर्ट करे, अगर कोई पीपीई डैमेज्ड है, डिफेक्टिव है तो उसकी रिपोर्ट करे। रिफ्यूजिंग टू यूज पीपीई इफ दे फाइंड इट अनकंफर्टेबल, वो नहीं है, अनकंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कंफर्टेबल ही पीपीई प्रोवाइड करना है, ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको उसकी केयर और मेंटेनेंस भी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आप देखते होंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है उसके चलते आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और यही लेक्चर अगर मेरे को आपको लिखाना है तो 2 घंटे इसमें लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। उसको नहीं करना है, आपने डॉक्यूमेंट लेना है, रिवाइज करना है और क्वेश्चंस करने हैं, और ऐसे 450 टॉपिक है। 2 घंटे डेली करोगे तो आपका सारा प्रिलिमिनरी ढंग से हो जाएगा। योर पीडीए के साथ प्रिपरेशन करते रहो, एंड श्योरली यू विल डू गुड इन योर एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स।